जी, मुख्यमंत्री के साथ में क्या ऐसी ट्यूनिंग हो गई कि उन्होंने जो वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मेला जो दरगाह पर जो मेला लगा करता था, जी। उसके बजाय वो सुहेलदेव राजा महाराजा सुहेलदेव के नाम से वहाँ पर मेला लगाने की बात भी कर लिए, तो ऐसी क्या ट्यूनिंग बनाई आपने? ये जो बेरोजगारी है उस पर क्या विचार है आपके? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए जी, प्रयास किया हमने। जी, बीडीसी का चुनाव होता है, बीडीसी चुनाव लड़के और उसके बाद जनता ने वहाँ भी निर्विरोध चुन के एक अवसर दिया। व्यवसाय थे, व्यवसाय सीज किए गए, एफआईआरों पे एफआईआरों की झड़ी लग गई, तो वो भी एक दौर था। तो अगर 10 लोग अच्छा सोचने वाले होंगे तो बुरा सोचने वाले भी ज़रूर होंगे। जी, तो किसी के साथ कुछ अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। कि एक संवैधानिक पद होना जी, तो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और तमाम तरह के षड्यंत्र, तमाम तरह के रचे गए, हमारे विरुद्ध भी तमाम आरोप लगाए गए निराधार। तो एक विधानसभा का चयन नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर कहूँगा कि विधानसभा अब लड़ने की इच्छा है जी। कि विधानसभा लड़ेंगे। राहुल गांधी के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, किसी चीज़ की संगठन की रचना संरचना में माहिर। समय था कभी बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा चलाए, प्रदेश को भी बहुत अच्छा चलाए। हर किसी का समय आता है, बीत जाता है। राहुल गांधी जी बेचारे जबरदस्ती राजनीति पहले में तो आ बेचारे गए हैं हैं। मतलब वो। क्योंकि आदमी व्यक्ति बहुत बढ़िया है, जी, लेकिन गलत प्रोफेशन में डाल दिए गए हैं। गलत प्रोफेशन पे डाल गलत दिए गए। प्रोफेशन में डाल दिए गए। सही अखिलेश यादव। मंत्री पद होते हुए भी कहा उसको लात मार देना, और कहा बेहतर अफसर इंतजार कर रहा हो उसको ग्रहण कर लेना। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, उनके लिए कर भी रहे हैं, लेकिन वो आपको वोट क्यों दे? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी, क्या हर जाति आपको पसंद करेगी, या क्योंकि अब तो जातीय समीकरण और ये डेटा का खेल तो बहुत तगड़ा हो गया है। जी, आप जब बोलते जब हैं। आप खून लेने जाएंगे, आप जाति पूछ के अपने ठीक रगों है। में खून नहीं चढ़वाएंगे। आज भी हम गांव-गांव जाते हैं तो किसी भी जातीय धर्म का आदमी हो, कोई भेदभाव नहीं बताता है कि हमारे साथ आपके परिवार में किसी ने कोई भेदभाव किया। अनादि टीवी के खास प्रोग्राम नेता हम ही हैं कल के में आज हमारे मेहमान एक राजा हैं, राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह, जो कि पयागपुर स्टेट के राजा हैं। आपको राजा भैया भी बोला जाता है, और सुहेलदेव समिति के उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि अध्यक्ष जो है वो बहराइच के कलेक्टर हुआ करते हैं। आज हमारे साथ हैं यशवेंद्र विक्रम सिंह जी। स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अ, राजा जी, जी। ये जो राजसी पृष्ठभूमि से जब निकलता है व्यक्ति, तो जी। वो उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि राजनीति में कुछ अपना स्थान बनाए रखना। तो ये क्या मतलब आवश्यकता होती है, या फिर कुछ जनसेवा का भाव रहता ही रहता है राजा में? नहीं, देखिए, राजनीति तो आज एक अवसर हो गई है, जनसेवा का एक प्लेटफ़ॉर्म कहिए हो गया है कि इस पे चढ़ के आप बेहतर जनसेवा के अवसर पाते हैं। जी, और जो सरकारी योजनाएँ हैं, जी, विभिन्न प्रकार के सरकारी लाभ हैं, जी, वो अपने लोगों तक आप बेहतर तरीके से पहुँचा सकते हैं। जी। तो तो आज आवश्यकता राजनीति की मात्र मैं इतना ही समझता हूँ, मूल भाव तो जनसेवा का है। और राजनीतिक पद पे ना होते हुए भी आज मैं अपने जनता से जुड़ा हुआ हूँ। गाँव-गाँव आना-जाना बराबर मेरा रहता है। जी, और जिसकी जो सहायता प्रशासनिक तौर पे पुलिस, अस्पताल, तहसील किसी भी रूप में जो सहयोग हो सकता है, पूरा प्रयास रहता है कि उसको उपलब्ध कराऊँ। जी। अब 1952 में, आज़ादी के बाद 1952 में जैसे जी। राजा रहे, फिर आज का राजा जो है वो प्रजा बनाती है। तो उसमें भी जब इस प्रजातंत्र में भी 1952 में आपके यहाँ पर वीरेंद्र विक्रम सिंह जी विधायक रहे। फिर वो दूसरे सदन में भी एमएलसी के रूप में भी रहे वो। फिर लंबा अंतराल, उसका कुछ जी। विशेष कारण? नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा कि हाँ, ज़मींदारी उन्मूलन से पहले जी, राज रियासतें हुआ करती थी, जी, तब राजा माँ के पेट से पैदा हुआ करते थे। जी, आज राजा वो है जो जनता में, अपने लोगों में लोकप्रिय है, जी, जनता राजा बनाती है। जी। तो दो दो दूसरा आपका जो प्रश्न था कि जी, जो सन 52 में हमारे दादाजी थे, हुँ, आखिरी ज़मींदार जो पयागपुर स्टेट के रहे ज़मींदारी के, जी, तो 52 में रियासत खत्म होने से पहले तो उन्होंने उस भूमिका में
एज राजा राजा की तरह अपनी प्रजा का ध्यान रखा, सेवा किया। जी, और 52 में जमींदारी उन्मूलन के बाद भी जब चुनाव होने लगे तो चुनाव में भी उनकी भूमिका एक्टिव, वो अपने स्वतंत्र, ना ही किसी पार्टी का समर्थन लिया, ना ही किसी का सहयोग लिया। अपने जनता पे, अपने लोगों पे उनको पूरा विश्वास था जी, और वो निर्दलीय विधायक चयनित होकर विधानसभा में, पहली विधानसभा में सदस्य रहे। जी, उसके बाद भी वो एमएलसी के रूप में निर्वाचित हुए। जी, तो उन्होंने दोनों रूप को देखा और जी। दोनों तरह से अपने लोगों की जीवन पर्यंत सेवा की, क्योंकि दूसरा टर्म उनका 57 से 62 का था, लेकिन दुर्भाग्य से सन 60 में उनका देहांत हो गया। जी। सुहेलदेव समिति के आप उपाध्यक्ष हैं। जी हाँ। एक राजा सुहेलदेव को महाराज सुहेलदेव के नाम से सुहेलदेव पार्टी भी उनको बताती है कि वो राजभर थे और राजभरों के नेता थे। आपका मानना है कि वो क्षत्रिय राजा थे। लेकिन एक थोड़ा-सा जो दिखता है कंट्रोवर्शियल बात जी, कि जी, वो जी। नेता मानते हैं, लेकिन आपने बहुत से ऐसे क्षत्रिय हुँ। नेता भी हैं जो उन्हें क्षत्रिय यानी अब उनका अगर आप जाति की बात होती है, तो कम से कम कोई तो अपने साथ उनको जोड़ता कि नहीं-नहीं ये मेरे ही वंशज थे। तो जी। वो किसके वंशज थे? वास्तविकता क्या है वहाँ पे? नहीं देखिए, जो वास्तविकता कही जाएगी, जो हमारा भी मानना है हुँ, कि वास्तविकता तो यही है कि अगर कहा जाएगा तो वो क्षत्रिय समाज से ही थे। जी, जो मेरा अपना मानना है, भई महापुरुषों की वैसे तो कोई जाति नहीं होती, जी, लेकिन मानने की बात है, मेरा अपना मानना है, राजभर समाज का अपनी मान्यताएँ हैं, पासी समाज की अपनी मान्यताएँ हैं। जी। लेकिन अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछा जाएगा, तो मेरे पास तो यही मानना है और साक्ष्य के साथ उपलब्ध हैं वो चीज़ें, इतिहास उपलब्ध है कि हाँ, वो एक क्षत्रिय राजा थे। मुख्यमंत्री के साथ में क्या ऐसी ट्यूनिंग हो गई कि उन्होंने जो वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मेला जो दरगाह पर जो मेला लगा करता था, जी, उसके जी। बजाय वो सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव के नाम से वहाँ पर मेला लगाने की बात भी कर ली है, तो ऐसी क्या ट्यूनिंग बनाई आपने? नहीं देखिए, समिति के साथ ट्यूनिंग तो नहीं हुई कुछ? नहीं देखिए, समित जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, इसमें 2 समितियाँ हैं। जी, पहली समिति है श्री सुहेलदेव स्मारक समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। जिसके आप अध्यक्ष हैं। जी, जी, ये समिति का गठन हमारे दादाजी, जिनकी अभी चर्चा हो रही थी, स्वर्गीय राजा बीरेन विक्रम बीरेंद्र सिंह सिंह जी, जी। जी, उनके द्वारा अपने रियासत काल में रियासत से लगभग 600 बीघे भूमि, जिसमें एक तालाब का भी रकबा शामिल है, जी, चित्तौरा झील के नाम से वो प्रसिद्ध है, जी, वो भी है और बाकी ज़मीनी एरिया है, उस पे उनका एक पुराना मंदिर भी बना हुआ है महाराजा सोहेलदेव जी का। जी, उनकी एक अश्वरोही प्रतिमा वहाँ स्थापित है, बहुत पूर्व काल से ही, कालांतर से। तो जी, वो ज़मीन उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई जिसका स्वयं को आजीवन अध्यक्ष रखा। जी, उसके बाद उनके पुत्र हमारे पिताजी अध्यक्ष रहे जी, और पिताजी की वृद्धायु होने के बाद उन्होंने हमको अध्यक्ष बनाया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से बराबर इस पे समन्वय बनाना था, कई बैठकें होनी और थी। लगभग 86 बीघे दान भी दिया है आपने। जी हाँ, ओह! उसी में से लगभग 85 बीघे, जी, उसमें ये पर्यटन स्थल के रूप में जी, पर्यटन विभाग से विकसित करने का प्रस्ताव हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया जी, कि इस पे होना चाहिए, क्योंकि बहराइच जो हमारा जनपद है, जी, ये मशहूर होना चाहिए तो हमारे महापुरुष महाराजा सुहेलदेव के नाम से होना चाहिए, ना कि किसी आक्रांता के नाम से। जी, तो जी। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया और पर्यटन विभाग के द्वारा लगभग 45 करोड़ के अनुमानित लागत के साथ वो पर्यटन स्थल आज बन के तैयार हो गया है बहराइच में। तो ये पर्यटन स्थल, ये सुहेलदेव समिति, जी, जी। ये सब तो बन जा रहे हैं, मेला भी लग जाएगा। हुँ, हुँ। ये जो बेरोज़गारी है, उस पर क्या विचार है आपके? नहीं देखिए, कोई भी पर्यटन स्थल हो, कोई व्यवसाय हो, जब जिले का विकास में ये सब अपना योगदान देते हैं, जी, उससे स्वरोजगार सृजित होता है। जी, और जी, जब स्वरोजगार सृजित होता है, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकार, इतने जितना हम लोगों की जनसंख्या है, जी, उसको रोजगार देने में संपूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो सकती है। इसी के लिए विभिन्न इन्वेस्टर समिट, निवेश का बेहतरीन आयाम ढूंढे जा रहे हैं जी, और जब कंपनियां आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, पर्यटन स्थल लगेंगे, जी। मेले लगेंगे, स्वरोजगार सृजित होगा और इससे हमारे युवाओं को भी आगे बेहतर अवसर मिलेंगे। राजा जी, आपको भी राजा भैया से संबोधित करती है आपकी जनता। आपके उपनाम में भी राजा भैया उनका लिखा स्नेह रहता है है। लोगों का। तो ये
राजा भैया भी इस समय, इस जी। बीच में, इस जो ये पिछले कुछ दशक बीते हैं, हुँ। कई बार परेशान भी हुए, कई बार लगा कि निर्बल, शोषित, वंचित तो दूसरों को कहा जाता है, लेकिन वो लोग ऐसे लोगों को शोषित करने लगे जिन पर शोषण करने का आरोप लगता था। जी, जी। तो ऐसे में कुछ इस तरह की समस्याएँ कुछ आपको भी देखने को मिली, क्योंकि इस तरह से कुचक्र तो रचे ही जाते हैं। नहीं तो राजा देखिए भैया के वो साथ तो एक इंसिडेंट हुआ था, कुछ आपके भी साथ कुछ ऐसी घटना? नहीं, वो तो स्वाभाविक है जब आदमी सामाजिक जीवन में उतरेगा, तो अगर 10 लोग अच्छा सोचने वाले होंगे, तो बुरा सोचने वाले भी ज़रूर होंगे। जी, तो किसी के साथ कुछ अच्छा होगा, तो बुरा भी होगा। ऐसा ही एक अनुभव मेरा भी रहा है जी, लगभग आज से 10 वर्ष पहले 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान का है ये अनुभव। जी। उस समय सपा सरकार थी जो। जी, सपा सरकार उस समय 2015 में थी, जी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय। जी, तो हम ब्लॉक वहाँ पड़ता है, चित्तौरा ब्लॉक पड़ता है, जहाँ महाराजा सुहेलदेव का पर्यटन स्थल बना है, पूरा जी, उनकी भूमि है। जी, तो वो चित्तौरा ब्लॉक के ही तहत आती है, वो भी ज़मीन इत्तेफ़ाक से जहाँ ब्लॉक निर्मित है, वो रियासत की ही थी। जी। तो इच्छा हुई कि एक ब्लॉक स्तर से शुरुआत की जाए, हुँ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए जी, प्रयास किया हमने। जी, बीडीसी का चुनाव होता है, बीडीसी चुनाव लड़ के और जी, उसके बाद जनता ने वहाँ भी निर्विरोध चुन के एक अवसर दिया कि जी, आप आगे जाइए। जी। लेकिन क्योंकि वहाँ उस समय विपरीत सरकार थी और उस समय मंत्री हुआ करते थे बहराइच के यासिर शाह। हुँ, तो कुछ चीज़ें थी कि उनको नहीं पसंद आई और तमाम तरह के षड्यंत्र, तमाम तरह के रचे गए, हमारे विरुद्ध भी हुँ, हुँ। तमाम आरोप लगाए गए निराधार। तो जो अब भी कुछ हमारे सहूलियत है क्या? व्यवसाय थे, व्यवसाय सीज़ किए गए, हुँ, हुँ। एफआईआरों पे एफआईआरों की झड़ी लग गई। तो वो भी एक दौर था, लेकिन चलिए क्योंकि न्यायालय पे हमें पूर्ण विश्वास था, तो जी, जो भी चीज़ें हमारे ऊपर निराधार हुई थीं, जी। माननीय उच्च न्यायालय में हमने याचिका दायर की हुँ, और हुँ। वहाँ से हमें पूरा न्यायालय का सहयोग मिला और सारी एफआईआरें क्वैश कर दी गईं। एक राजा के साथ होता क्या है कि जैसे हम लगातार राजसी पृष्ठभूमि से आते हैं, राजा का जीवन जी रहे हैं, जी, जी। और ऐसे में जब पद नहीं होता है हुँ। और कोई संवैधानिक पद इस समय, जो क्योंकि प्रजातंत्र में जो संवैधानिक पद की आवश्यकता होती है, जब वो नहीं होता है, तो उससे कुछ ऐसा नहीं फील होता कि हम अपने लोगों की ठीक से वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो युवा है जो आपके साथ जुड़ना चाहते होंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ हर कोई आज जुड़ता है, आज का युग ऐसा है, बिल्कुल सही हमेशा एक कहा, बड़ी अपेक्षा के साथ जुड़ता है। बिल्कुल सही लेकिन कहा। वो राजा मान बैठता है, वो अपने यहाँ के एमएलए को, अपने यहाँ के जो अन्य संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनको राजा, तो इससे कुछ कुंठा नहीं होती कि मतलब ये नहीं ठीक नहीं देखिए, हो रहा है जैसा अब? आपने बताया कि एक संवैधानिक पद होना, जी, तो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपना भला क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा हूँ, जी, ईश्वर की कृपा है, सौभाग्य है जी। कि मेरा तो चल रहा है, लेकिन आज इच्छा ये होती है कि हम हुँ, अपने लोगों का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, जी, उनके कुछ सहयोग कर सकें, उनका जहाँ जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरी कर सकें। जी, और वो तभी संभव है जब आपके कलम में ताकत है। हुँ, किसी संवैधानिक पद पर आप आसीन हों, जी, तभी आप उनका सुन सकते हैं। ये हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कहिए कि हुँ, मतलब बहुत लोगों को राज परिवार के बहुत से सदस्यों को शायद ना भी मिलता हो। जी, अपने क्षेत्र का इतना असीम प्यार हमें मिलता है, इतना आशीर्वाद मिलता है कि जी। वो तो बिना पद के ही मुझे कभी-कभी महसूस होता है कि हाँ, आज के ज़माने का भी मैं राजा ही हूँ। तो वो वो आशीर्वाद आपको लगता है कि कभी वोट में भी कन्वर्ट होगा? नहीं, ज़रूर अगर हुँ, अवसर आया, ज़रूर। मुझे अपने लोगों पे इतना विश्वास है जी, और पूरा क्षेत्र हमारे लिए एक परिवार के ही तरह है जी, और उसी तरह आदमी आता है, जाता है अपने काम लेके, शासन-प्रशासन का सहयोग रहता है कि जो जायज़ काम आते हैं, उनको मैं दबाव डाल के कहता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, तो काम होते भी हैं, ज़्यादातर काम होते भी हैं। लेकिन हाँ, एक संवैधानिक पद की अपनी गरिमा है, अपनी ताकत है। वो कभी आया तो और बेहतर तरीके से लोगों का सहयोग कर तो सकेंगे। उसके लिए कौन-सा क्षेत्र आपने चुना है? अपना कौन-सी विधानसभा? नहीं देखिए, हमने आपको जैसे बताया कि लोगों का तो एक स्वरूप, एक सम्मान हमें एक रूप में मिलता रहता जी, है हर जी, जगह से। तो एक विधानसभा का चयन नहीं लेकिन हाँ, ज़रूर कहूँगा कि विधानसभा अब लड़ने की इच्छा है, जी, कि विधानसभा लड़ेंगे। आगे पार्टी की इच्छा है, जहाँ पार्टी को सही लगेगा, उचित लगेगा, जहाँ हमारी आवश्यकता महसूस होगी,
जी। वहाँ पार्टी जरूर उम्मीद करते हैं अवसर देगी। हमारे इस कार्यक्रम में नेता हम ही हैं कल के में हम आपसे कुछ राजनेताओं के नाम लेंगे जी जी। और हम चाहेंगे कि उनका उत्तर जो है वो आप एक लाइन में उनके बारे में कुछ बताएं। तो आप इस मैं मैं बहुत छोटा हूँ, जी। क्योंकि ज्यादातर जो राजनेता आजकल हैं सब मुझसे आयु में उम्र में बड़े ही हैं। हाँ, तो तो बिल्कुल छोटा मैं होके शिष्टाचार के खिलाफ जाएगा कि मैं किसी पे कोई टिप्पणी करूं। लेकिन चलिए, जो मैं एक 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 आप उनके जनता भी हैं, अगर वो राजनेता हैं वास्तव में, जी हाँ, जी तो हाँ। हम उनके बारे में कुछ विचार तो अपने रख ही सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, इस एक हंसी मजाक के रूप में हाँ, हाँ, जरूर बिल्कुल, जरूर बिल्कुल, रख बिल्कुल सकते कर हैं। सकते हैं। जी नहीं, हमारा ये कार्यक्रम भी नेता हम ही हैं कल के तो बहुत सीरियस कंटेंट है कि गंभीरता से हम हाँ चाहते हाँ। हैं कि आप भविष्य के आप ही नेता हों और शुभकामनाएँ भी हैं नहीं, कि आप आप ही राजा के तौर पर बहुत तो सेवा कर ही रहे हैं, जी लेकिन जी। एक संवैधानिक पद पर पहुँचकर और ज़्यादा नहीं, बहुत उनकी बहुत धन्यवाद आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर शुभकामनाओं के सकें। लिए, बहुत। लेकिन जी हम ये जो कार्यक्रम है इसमें क्योंकि ये सच है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा एंटरटेन बना रहे क्योंकि अब तो हर किसी को हर चैनल में, हर न्यूज़ में सबको एंटरटेनमेंट ढूँढ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तो एक बिल्कुल। राजा से ज़रूर जानने की इच्छा है मुझे कि वास्तव में वो राजनेताओं के बारे में क्या विचार रखते हैं। नहीं नहीं, बताएं। तो राहुल गांधी के बारे में जानना चाहूँगा। राहुल गांधी जी बेचारे जबरदस्ती राजनीति पहले में तो आ बेचारे गए हैं हैं। मतलब वो। क्योंकि आदमी व्यक्ति बहुत बढ़िया है, जी, लेकिन गलत प्रोफेशन में डाल दिए गए हैं। गलत प्रोफ़ेशन में डाल गलत दिए गए। प्रोफेशन में डाल दिए गए। सही आदमी का सही जगह उपयोग किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर निकलते हैं। अमित शाह। बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, हुँ, किसी चीज की संगठन की रचना संरचना में हुँ। माहिर। और जो देश के राजा हैं इस समय उनके प्रति क्या विचार हैं हमारे उनके प्रयागपुर राजा के? उनके नरेंद्र मोदी। उनके प्रति तो हम भी देश की जनता में से ही एक हैं। जी। जब पूरी देश की जनता उनको स्वीकारती है, पूरी देश की जनता उनसे खुश है, हुँ, तो हुँ। हम कहाँ अलग जा सकते हैं। वाकई उनमें वो क्षमता है जी, कि लोगों को उनके देश को क्या चाहिए, उस नस को वो समझते हैं। और जो कमी है, जो देश की जनता कमी महसूस करती है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, उन चीजों को नब्ज पकड़ के देश की और उसको वो पूरा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं देश को। राजा दिग्विजय सिंह। समय था कभी बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा चलाए, प्रदेश को भी बहुत अच्छा चलाए। हर किसी का समय आता है, बीत जाता है। अर्जुन सिंह। उनके बारे में भी यही कहूंगा, पुराने नेता हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है, बहुत अच्छे से चीजें अपने समय में उन्होंने मैनेज की। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी का आदमी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं, सलाहकार की टीम उनको बदल देनी चाहिए, मेरा सुझाव है। सलाहकार की टीम उनको बदल देनी चाहिए। अपर्णा यादव के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, अपर्णा जी भी बहुत अच्छी, हमारी बड़ी बहन समान है, व्यवहार कुशल, लोगों का दुख दर्द समझने वाली, महिला आयोग में रहते हुए महिलाओं के दुख दर्द तकलीफों को सुन के उसका समाधान करने वाली। सुहेलदेव समिति के उपाध्यक्ष से सुहेलदेव पार्टी के सुभासपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जी मंत्री भी हैं, जी जी। उनके बारे में क्या विचार है आपके? ओम प्रकाश राजभर। अरे नहीं, राजभर जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और एक राजनीति का अच्छा अनुभव है उनको हुँ, कि कहाँ पे क्या करना, मंत्री पद होते हुए भी कहाँ उसको लात मार देना और कहाँ बेहतर अफसर इंतजार कर रहा हो उसको ग्रहण कर लेना। हाँ, तो हमको बहुत लगता राजनीतिक है समझ इतनी उनकी इतनी बहुत बड़ी अच्छी है। प्रशंसा उनकी कोई और करता भी नहीं होगा कि राजनीति में रहते मंत्री रहते हुए उस पद को लात मार देने का। और डॉक्टर संजय निषाद? डॉक्टर संजय निषाद जी एक सरल व्यक्ति हैं और अपने समाज के प्रति सजग हैं। जो दायित्व, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, उसको वो पूरा अपने समाज के प्रति निभा रहे हैं। और अंतिम बहन मायावती जी? बहन मायावती जी के लिए ये कहूंगा कि बहुत सख्त और अनुशासित महिला। सख्त और अनुशासित महिला। एक मुख्यमंत्री काल भी उनका जो याद है कि जो दौरे होते थे तो पूर्व नियोजित नहीं होते थे। कहाँ किस जिले में उन उतर के और किस गाड़ी पे किस गांव में वो पहुंच जाएंगी, तो वो रेड कारपेट स्वागत हर जगह नहीं मिलता था। असली स्थिति वो ढूंढ के निकाल लेती थी, कहाँ क्या कमी है। वैसे सलाहकार के बारे में जो आपने सुझाव दिया अखिलेश यादव जी को,
जी। वो उचित इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके सलाहकार कोई बहुत अच्छे हैं कि जितने सटीक तरीके से बहुत अच्छे से आपने सभी के लिए अपने विचार रखे हमारे इस अरे! खास कार्यक्रम में। यशवंत जी, जी, एक आपसे जो मन में हमारे सवाल आ रहा है कि जी हाँ, वास्तव में एक राजा के साथ में अपेक्षाएँ जब ज़्यादा हो जाती हैं बिल्कुल, और उस बिल्कुल। पर खरा उतरने की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, एक बड़ी चुनौती होती है जब बहुत, आप एक अच्छे बहुत। जब संवैधानिक पद पर आप नहीं होते हैं। अभी आपने कहा भी कि जब कलम में ताकत नहीं होती है, तो थोड़ी-सी परेशानी होती है। जी हाँ, ऐसे में आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, उनके लिए कर भी रहे हैं। लेकिन वो आपको वोट क्यों दें? क्योंकि इसके पहले के जो राजनेता रहे, जो भी आपके यहाँ पे रहे, वो अपने ज़िम्मेदारियों पर का ठीक से निर्वहन नहीं किए हैं। तो ऐसे जी, में जी हाँ। आपको कैसे लगता है कि वो अब की बार आपको जो है वो चुन लेगी? जी देखिए, पहले तो मैंने कहा कि अगर मुझे अवसर मिलता है, जी, अगर पार्टी अवसर देती है, मैं उतरता हूँ, जी, तो ये मैंने अपने दिल में बैठा रखा है। एक अंग्रेज़ी का 2 लाइन आपसे कहूँगा, जी, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जी, जितनी आप सक्षम होंगे, जितने आप पावर में आएँगे, आपकी ज़िम्मेदारियाँ, आपके दायित्व लोगों के प्रति उतने बढ़ते चले बढ़ जाते जाते हैं। हैं। जी, तो पहले तो आपको अंदर से इस क्षेत्र में उतरने के लिए ये पहले स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि फिर आपका समय, आपका रूटीन आपका नहीं रह गया, फिर वो आपके लोगों का हो गया है। आप समर्पित हो गए उनके लिए। जी, और क्षेत्र में जैसा मैंने आपको बताया, मैं लोगों के बीच चल रहा हूँ, उनके हर सुख-दुख में खड़ा हो रहा हूँ, हर कामों में कराने की अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि किसी के कोई काम ना रुकने पाएँ। हुँ, तो लोगों से एक तालमेल, एक हमारा जुड़ाव, एक संबंध ऐसे बन चुके हैं कि हुँ, हुँ, आज मैं मानता हूँ कि जितना विश्वास हमें अपने लोगों पे है कि वो वोट देंगे, उतना ही विश्वास लोगों को भी हम पे है कि हाँ, अगर इनको वोट देके चुनाव में जिताया गया और एक संवैधानिक पद पे बैठाया गया, तो हमारी वो पूरे प्रयास करेंगे, पूरी मदद करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा, वहाँ तक हमारे लिए खड़े रहेंगे। तो क्या आपके यहाँ जातीय समीकरण आड़े नहीं आएँगे? क्या हर जाति आपको पसंद करेगी या क्योंकि अब तो जातीय समीकरण और ये डेटा का खेल तो बहुत तगड़ा हो गया है। जी हाँ, तो बिल्कुल है। हुँ, बिल्कुल है जातीय समीकरण का हुँ, खेल। हुँ, जातीय समीकरण का खेल है, रहेगा, वो तो आज की राजनीति का हिस्सा बन गया है, हुँ, हिस्सा-सा बन गया है। जी, जातीय राजनीति, धर्म राजनीति तो अब आज हिस्सा बन गई है। जी, लेकिन जहाँ तक मैं अपने को देखता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं अपने को और अपने पूर्वजों से एक राजपरिवार की पृष्ठभूमि से जोड़ता हूँ, जी, तो सबने हमारे पूर्वजों ने हर जाति के, हर धर्म के लोगों को लेके चले हैं। जी, ये जी, हमारा इतिहास रहा है। आज भी हम गाँव-गाँव जाते हैं, तो किसी भी जातीय धर्म का आदमी हो, कोई भेदभाव नहीं बताता है कि हमारे साथ आपके परिवार में किसी ने कोई भेदभाव किया हो। जी। आज हमारे भी दिल में वही भावना है, सबको लेके चलते हैं और जाति से बेहतर होता है काम। जब लोगों को अपना काम होता हुआ दिख रहा है, तो जातीय भावना हाँ, आदमी वो भुला किस जाति का व्यक्ति कर रहा है कर ये रहा ये है। ये बातें वो जब भूल जब जाएँगे। आप खून लेने जाएँगे, आप हुँ, जाति पूछ के अपने ठीक रगों बात, में खून नहीं चढ़वाएँगे। सही। आदमी को अपने काम से आज मतलब है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला। नेता हम ही हैं कल के में फिर हम किसी बड़े जो हमारे भविष्य के नेता हैं उनसे ज़रूर मुलाकात कराएँगे। तब तक के लिए नमस्कार।